ससुराल की इम्पोर्टेंस पाने के लिए बहू बनी झूठी प्रेग्नेंट। सुबह सुबह रिया उठती है और तैयार होकर रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी सास खाना बना रही थी। ये देखकर रिया कहती है, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? आज तो मेरी पहली रसोई है ना, आप आराम कीजिए, सारा काम मुझे ही करने दीजिए। अरे बहू, तो इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाएगी, थक जाएगी, इसीलिए बस थोड़ी सी मदद करने चली आई। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगी। अरे बहू, मैं जानती हूँ, पर इन बूढ़ी हड्डियों में भी अभी बहुत जान बाकी है। मैं बस छोटे मोटे काम निपटा रही थी ताकि तू जल्दी फ्रेश हो सके। तभी घर की छोटी बेटी प्रीति भी रसोई में आ जाती है। वो अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर कहती है, माँ आप दोनों बस मुझे बताइए कि क्या करना है, मैं पलक झपकते ही कर दूंगी। ठीक है प्रीति, तो तुम सलाद काट दो और माँ जी आप रायता बना दीजिए, बाकी सब्जी और पूड़ियाँ मैं संभाल लूंगी। तीनों मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती हैं और डाइनिंग हॉल में सभी के लिए खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं तब माधव कहता है, वाह बहू, आज तो खाने की खुशबू से ही मन भर गया। हाँ पापा, रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। रिया हॉल में झाड़ू लगा रही थी। तभी माधव कमरे से बाहर आया और रिया को अकेले काम करते देखकर बोला, बहू ये क्या कर रही हो? हाँ, तुम अकेले झाड़ू क्यों लगा रही हो? घर में और लोग भी तो हैं। अरे पापा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। माधव ने जोर से आवाज लगाई और घर के सभी सदस्यों को हॉल में इकट्ठा कर लिया और बोला, अरे पार्वती, समीर, प्रीति, सब लोग इधर आओ। देखो बहू आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया जाए। आज से सब अपना अपना काम बांट लो और अपने अपने हिस्से का काम सब मिलकर करो ताकि बहू पर अकेले ही बोझ न पड़े। हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं रसोई के कामों में बहू की मदद करवाऊंगी और मैं घर की साफ सफाई और डस्टिंग का काम देख लूंगी। भाभी को ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा और बाजार का भी जो भी काम होगा वो मैं और पापा देख लेंगे। रिया को बाहर धूप में जाने की जरूरत नहीं है। रिया ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल मिला है जहाँ सब उसकी इतनी परवाह करते हैं। वो फर्श पर बैठी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास वहां पर आई और बोली, बहू मैं तो सोच रही थी कि तूने अब तक पूरे घर की साफ सफाई करके नाश्ता भी मेज पर लगा दिया होगा, पर तू तो यहाँ फर्श पर पड़ी आराम फरमा रही है। नहीं माँ जी, मैं आराम नहीं कर रही थी, बस अचानक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, सिर बहुत तेज चकराया और मैं यहीं गिर पड़ी। तभी पीछे से माधव वहां आ जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ बहू, काम न करने का बहाना तो तेरा बहुत पुराना है। जब देखो तब तबीयत का रोना लेकर बैठ जाती है। तभी रिया की नंदे प्रीति और स्वाति भी वहां आ जाती है। प्रीति गुस्सा होते हुए कहती है, भाभी हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, आपने मेरे कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं किए और मेरा बैग भी नहीं मिला अभी तक। तभी समीर भी कमरे से बाहर निकला। वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी पत्नी को यूं बैठा देखकर गुस्से में कहा, रिया मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुमने मेरे कपड़े अभी तक निकाल कर नहीं रखे, नाश्ता भी तैयार नहीं है, क्या चाहती हो मेरी नौकरी छूट जाए? हाँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए देर हो गई। ऐसा कहकर रिया समीर की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन समीर उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। ये देखकर रिया की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो मन ही मन कहती है, आप सब पहले ऐसे तो नहीं थे। जब मैं शुरू में इस घर में आई थी तब आप सब मेरी कितनी फिक्र करते थे। मेरी एक छोटी सी खरोच पर पूरा घर इकट्ठा हो जाता था। दिन बीते, हफ्ते बीते, सालों बीते और फिर आप लोग भी वक्त के साथ बदलते चले गए। रिया यही सोचते हुए उठती है और रसोई की तरफ चली जाती है। फिर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद वो डाइनिंग हॉल में सभी के लिए नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करते हुए बातें करने लगते हैं। अब बहुत हो गया, मैं पड़ोसियों के ताने अब और नहीं सुन सकती। हर कोई पूछता है कि बहू को आए इतने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। हाँ माँ, अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं और हमारी सहेलियां तो हमारे मुंह पर कहती हैं कि तुम्हारी भाभी में ही कोई कमी होगी। ये सारी बातें सुनकर माधव कहता है, अब बस, अब किसी को कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। मेरा फैसला मैंने कर लिया है। अब इस घर में दूसरी बहू आएगी। मैं अपने बेटे समीर की दूसरी शादी करवाऊंगा। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी मरने से पहले एक बार अपने पोते या पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। ये बहू तो बच्चा करने से रही, हमें दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिया ये सब बातें रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटते छूटते बची। वो कांपते हुई कदमों से सबके सामने आई और बोली, ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ? अगर मैं बच्चा नहीं कर पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैंने कोशिश नहीं की? कोशिश? तुम्हारी कोशिश हमें नहीं, नतीजा चाहिए रिया। हमें वारिस चाहिए जो इस खानदान का नाम आगे बढ़ा सके। आपको पता भी है कि दो बार मेरा IVF फेल हो गया। उसमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, सुइयों का चुभना और मानसिक तनाव। क्या आप में से किसी ने एक बार भी मेरा हाथ पकड़कर ये पूछा कि रिया तुम कैसी हो? तुझे क्या लगता है सिर्फ तकलीफ तूने ही सही है? हमें भी तकलीफ होती है जब लोग हमें ताना मारते हैं। समाज में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। रिया की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को उसने अपना सब कुछ मान लिया था वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देने की बात कर रहे हैं। सभी लोग उठकर वहां से चले गए और रिया अपने काम में लग गई। वो पूरे दिन मशीन की तरह काम करती रही, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दूसरी शादी। रात को वो थक कर चूर हो गई और बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई।
अगले दिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक बड़ा सा शादी का मंडप सजा है और वहां बहुत सारी दुल्हनें कतार में खड़ी हैं। समीर हाथ में वरमाला लिए खड़ा है और एक एक करके सबको देख रहा है। रिया भागती हुई वहां पहुंचती है और कहती है, समीर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जीते जी आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, आप मेरे पति हैं। जैसे रिया समीर की तरफ बढ़ती है उसके सभी ससुराल वाले उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। तब रिया चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुझे छोड़ो, देखो मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और आप सब उसे सपोर्ट कर रहे हो। तो हमें दादा दादी नहीं बना सकती, तो मेरा बेटा जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तभी अचानक उसके ऊपर पानी की एक ठंडी बाल्टी गिरती है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है और देखती है कि सामने समीर खाली बाल्टी लिए खड़ा था। वो रिया पर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे हद होती है लापरवाही की। मैं कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो हाथी घोड़े बेचकर ऐसे सो रही हो जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। समीर, वो मैं मुझे ये मैं और मुझे छोड़ो, धूप सिर पर चढ़ गई है। जाओ उठो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। नाश्ता कौन बनाएगा? क्या मैं भूखा ऑफिस जाऊं? समीर, आपको कुछ भी समझाना बेकार है। मैं अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, घर के दूसरे काम मैं बाद में देखूंगी। ऐसा कहकर रिया तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी सहेली नेहा के घर पहुंच गई। नेहा रिया की बचपन की दोस्त थी। वो रिया के ससुराल के सारे हालात अच्छी तरह जानती थी। रिया अक्सर बहाना बनाकर नेहा से मिलने जाती थी और अपना दुख साझा करती थी। रिया को रोता देखकर नेहा कहती है, रिया, तू फिर रो रही है? क्या हुआ आज? फिर से उन लोगों ने तुझे कुछ कहा क्या? नेहा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वे समीर की दूसरी शादी कराने की बात कर रहे हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं बची है उस घर में। वे मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं। रिया, शांत हो जा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तू कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती, इससे समस्या हल हो सकती है। तुझे क्या लगता है नेहा, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने समीर से बात की, माँ जी और पापा जी के सामने हाथ जोड़े, पर वो नहीं माने। उन्हें सिर्फ अपने खानदान का खून चाहिए। वो किसी अनाथ बच्चे को अपना वारिस नहीं बनाना चाहते। रिया, तू अपनी हालत देख रही है? तू दिन पर दिन कितनी दुबली होती जा रही है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। तू बिल्कुल बीमार लग रही है। अब क्या करूं नेहा? घर का सारा काम अकेले करती हूँ, कोई भी मेरी केयर नहीं करता। सबको बस काम से मतलब है। मैं आज भी डॉक्टर का बहाना करके तुझसे मिलने आई हूँ। रिया, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुझे ससुराल में इंपॉर्टेंस भी मिलेगी, केयर, और वो पुराना वाला प्यार भी। क्या आइडिया है? जल्दी बता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेरे ससुराल वाले तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं ना, कि तू माँ बने। तो तू उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? नेहा, तू ये क्या बेवकूफी भरी बात कर रही है? तू तो सब जानती है ना कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। 2 बार IVF फेल हो चुका है, फिर मैं माँ कैसे बनूं? मैंने ये नहीं कहा कि तू सच में माँ बन। तू बस प्रेगनेंसी का नाटक क्यों नहीं कर लेती? एक झूठा नाटक जिससे उन्हें लगे कि तू प्रेग्नेंट है। क्या पागल हो गई है तू? मैं ऐसा धोखा कैसे दे सकती हूँ और बाद में बच्चा कहाँ से लाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर रिया घर वापस आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक घर में वही पुराना माहौल बना रहा। रिया की बीमार होने के बावजूद भी किसी ने उसे पानी का गिलास तक नहीं पूछा। ससुर जी के ताने और नंदों की फरमाइशें कम नहीं हो रही थी। एक सुबह जब वो झाड़ू हॉल में लगा रही थी, उसे अचानक बहुत तेज उल्टी महसूस हुई। वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ भागी। ये देखकर पार्वती बोली, अरे ये बहू को क्या हुआ, एकदम से क्यों भागी? पार्वती ने जाकर देखा कि रिया वॉशरूम में बेसिन पर झुककर उल्टियां कर रही है। वो बोली, बहू क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? प्रीति, प्रीति, जल्दी से पानी लेकर आ। अपनी भाभी के लिए देख तो सही, इसकी हालत कितनी खराब है। हाँ माँ जी, मेरा थोड़ा जी मचल रहा था। हाँ बेटा, तुम्हें देख रही हूँ। तुझे कब से ऐसा लग रहा है? माँ जी, सुबह से मेरा जी मिचला रहा है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे जी मिचला रहा है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की आहट लग रही है। मुझे तो लगता है कि तू हमें वो खुशी देने वाली है जिसका हमें सालों से इंतजार था। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर डॉक्टर से कंफर्म करना पड़ेगा। क्या पता ये सिर्फ कमजोरी हो। कमजोरी कैसी? ये तो पक्का वही बात है। माधव, समीर, जल्दी आओ, देखो क्या खबर है, हमारी बहू प्रेग्नेंट है। पार्वती की आवाज सुनकर पूरे घर में खलबली मच गई। ससुर माधव जी और समीर भागते हुए आए। सबके चेहरों पर ऐसे खुशी थी जैसे उन्हें कोई खजाना उन्होंने पा लिया हो। क्या सच में? बहू, तूने तो आज मेरी उम्र बढ़ा दी। चलो देर मत करो, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलते हैं और कंफर्म करते हैं। हाँ रिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रीति, स्वाति, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, आज तो पार्टी होनी चाहिए। रिया अंदर ही अंदर घबरा गई। उसने सोचा, अगर ये लोग डॉक्टर के पास गए तो मेरी पोल खुल जाएगी। अरे नहीं, आप सबको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप लोग ऑफिस और कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अरे बहू, ऐसी हालत में हम तुझे अकेले कहाँ जाने देंगे? हाँ, अब तो घर की सबसे कीमती अमानत है, हम सब साथ चलेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग तैयार हो जाए, मैं जरा कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती हूँ और अपना बैग ले लेती हूँ। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने कांपते हाथों से नेहा को फोन लगाया और सारी बात बता दी। ये सुनकर नेहा बोली, तू चिंता मत कर रिया, मैंने पहले ही अपनी डॉक्टर दोस्त से बात कर ली है। तू बस सबको उसी के क्लिनिक ले जाना, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ, वो सब संभाल लेगी। तू बस अपना नाटक जारी रख। नेहा की बात सुनकर रिया खुश हो जाती है। अब रिया सबको लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है। नेहा वहां पहले से मौजूद थी और उसने डॉक्टर के साथ मिलकर सब सेट कर दिया था। डॉक्टर ने रिया का चेकअप किया और फिर बाहर आकर पूरे परिवार को खुशखबरी सुनाते हुए बोली,
बधाई हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। पूरे 3 महीने हो चुके हैं, पर ध्यान रहे इनकी हालत थोड़ी नाजुक है, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। ये सुनकर तो घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। घर वापस आते ही माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। घर के जो लोग रिया को नौकरानी समझते थे वो अब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। प्रीति खुश होते हुए कहती है, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैंने तो अभी से बच्चे के लिए शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। और मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं तो अपने पोते को खूब घुमाऊंगा। समीर तूने सुना, तू बाप बनने वाला है। हाँ पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये खुशखबरी मैं अपने ऑफिस में सबको कैसे दूं, समझ में ही नहीं आ रहा। रिया ये सब देख रही थी। उसे अच्छा तो लग रहा था कि उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है, पर मन में एक डर भी था। वो चुपचाप अपनी सीट से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। तभी माधव बोला, अरे बहू कहाँ जा रही हो, आराम करो। पापा जी, यहाँ गप्पे लड़ाने से घर का काम तो होगा नहीं ना। किचन में बर्तन पड़े हैं और रात के खाने की तैयारी भी करनी है। अरे बहू अब तू ये सब भूल जा, तुमसे किसने कहा काम करने को। हाँ, आज से तू सिर्फ आराम करेगी। पार्वती, प्रीति, जाओ रसोई संभालो, बहू को एक दिन का भी नहीं उठाने देना है। ये सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से रिया की जिंदगी एक रानी जैसी हो गई। अगले दिन रिया नहा धोकर किचन में जाती है तो देखती है कि पार्वती और दोनों नंदे खाना बना रही हैं। ये देखकर रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं, लाइए मैं कर देती हूँ। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है, जा यहाँ से। इस चौंक की मिर्च से तुझे और बच्चे को तकलीफ होगी, तेरी आंखों में जलन होगी। जा जाकर टीवी देख के आराम कर। ये सब देखकर रिया मन ही मन सोचती है, जो घर वाले कल तक मेरी रत्ती भर कीमत नहीं समझते थे, आज वो खुद से ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये सब सिर्फ इस फेक प्रेगनेंसी का कमाल है। यही सोचते हुए रिया हॉल में आती है तो देखती है कि ससुर माधव खुद झाड़ू लगा रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो भागकर उनके पास गई। पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं, लाइए झाड़ू मुझे दीजिए। नहीं बहू, ये काम मुझे करने दो। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुझे झुकना नहीं चाहिए, तू बस आराम कर। अगर इस झूठ से मुझे इतनी इज्जत मिल रही है तो मैं इसे जारी रखूंगी। आखिर मुझे भी तो जीने का हक है। दिन बीतते गए और रिया का नाटक और भी पुख्ता होता गया। वो हर वक्त अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर आराम करती। घर वाले उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करते। एक दिन बेडरूम में समीर रिया से कहता है, रिया मैं सोच रहा हूँ कि अगले कुछ महीने वर्क फ्रॉम होम ले लूं या लंबी छुट्टी ले लूं। इस समय मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अरे नहीं समीर, आप ऐसा मत कीजिए। आने वाले वक्त में हमें बहुत पैसों की जरूरत होगी। आप काम पर जाइए, यहाँ माँ जी और सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। रिया को डर था कि समीर हर वक्त घर पर रहा तो शायद उसे शक हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पार्वती के घुटनों में बहुत तेज दर्द हुआ। वो रसोई में खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो अपनी बेटियों से कहती है, उफ मेरे घुटने, मुझसे अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा। मम्मी आप जाइए, आराम कीजिए, सभी का नाश्ता मैं बना दूंगी। उसके बाद पार्वती अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में बैठी रिया ने ये सुना तो उसे अपनी सास पर थोड़ा तरस आया। वो सरसों का तेल लेकर पार्वती के कमरे में पहुंची और बोली, लाइए माँ जी, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। अरे नहीं बहू, तू क्यों करेगी, तू झुकेगी तो बच्चे पर दबाव पड़ेगा। मुझे अपने दर्द की चिंता नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। ला बल्कि तू बैठ, मैं तेरे पैर दबा देती हूँ। प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाती है ना। ये सुनकर रिया को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि वो उन लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रही है। पर फिर उसे वो ताने और समीर की दूसरी शादी वाली बात याद आ गई और उसने अपना दिल कड़ा कर लिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए। एक शाम पूरा परिवार हॉल में बैठा था और बातें कर रहा था। समीर, एक बात मैंने नोटिस की है, बहू की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए हैं पर उसका पेट तो जरा सा भी नहीं निकला। वो तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे पहले थी। हाँ पापा, मुझे भी यही लग रहा है। स्वाति की सहेली भी प्रेग्नेंट थी, 5 महीने में तो उसका पेट काफी दिखने लगा था। रिया के साथ ऐसा क्यों है? रिया पास ही खड़ी ये बातें सुन रही थी। उसके पसीने छूटने लगे। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने तुरंत नेहा को फोन किया और बोली, नेहा अब मैं फंस गई हूँ। घर वालों को शक होने लगा कि मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ रहा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तो इतनी सी बात के लिए घबरा क्यों रही है? देख, अब तो तुझे पेट दिखाना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, एक छोटा सा मुलायम तकिया ले और उसे अपने पेट पर बांध लिया कर। ऊपर से ढीले कपड़े पहनना ताकि किसी को पता ना चले। पर नेहा मैं तो साड़ी पहनती हूँ, साड़ी में तकिया कैसे छिपाऊंगी? सब दिख जाएगा। तू भी बेवकूफ है। अब तू 5 महीने की प्रेग्नेंट है तो कोई भी बहाना बनाकर गाउन या सलवार सूट पहनना शुरू कर दे। कह दे कि साड़ी में तुझे घुटन होती है। वो तो ठीक है यार, लेकिन कल मुझे सभी के साथ डॉक्टर के पास जाना है तो मैं क्या करूँ? हाँ तो तू चिंता क्यों करती है? तू डॉक्टर के पास पहुंच, मैं सब सेट कर दूंगी। अगले दिन पूरा परिवार रिया को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। तभी माधव चिंता करते हुए बोला, डॉक्टर साहब हमें बड़ी फिक्र हो रही है। बहू का पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। बच्चा अंदर ठीक तो है ना? आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं। आजकल का खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा ही है। कई महिलाओं में 7वें महीने तक पेट नहीं निकलता पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। आपकी बहू के साथ भी यही केस है। डॉक्टर की बात सुनकर घर वालों की जान में जान आई। वो खुशी खुशी घर वापस आई। अगले दिन रिया ने अपनी नंद का एक सूट लिया और कमरे में जाकर अपने पेट पर एक छोटा तकिया बांध लिया। जब वो हॉल में सबके सामने आई तो उसका पेट थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। ये देखकर समीर बोला, अरे रिया, कल तक तो तुम्हारा पेट बिल्कुल फ्लैट था, आज अचानक ही कैसे दिखने लगा? पता नहीं समीर, शायद सूट की फिटिंग ऐसी है या फिर बच्चा अचानक रो कर रहा है। सुबह उठी थी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। अरे तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है।
उसी दिन शाम को रिया छत पर कपड़े उतारने गई। उसने देखा कि समीर के शर्ट के कॉलर फटे हुए हैं। वो पार्वती की साड़ी भी काफी पुरानी और जगह जगह से घिसी हुई है। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहे, सब कुछ मेरे और उस झूठे बच्चे के लिए कर रहे हैं। जिस दिन इन्हें हकीकत पता चलेगी उस दिन क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठकर शॉपिंग की बातें कर रहे थे। माधव कहता है, अब समय आ गया है कि हम सब नए कपड़े खरीदें। दिवाली भी आने वाली है और घर में खुशियां भी। हाँ पापा जी, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी आप सबके साथ चलूं। मुझे अपने लिए कुछ गाउन और मैक्सी लेनी है। नहीं रिया, तुम घर पर ही रहो, बाहर बहुत भीड़ होगी और तुम्हें थकान हो जाएगी। हम सब जा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आएंगे। ऐसा कहकर तैयार होकर सभी लोग शॉपिंग पर जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो रिया के लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आते हैं। समीर उसके लिए गाउन लाया, प्रीति सूट लाई और पार्वती ने उसके लिए रेशमी मैक्सी खरीदी, पर किसी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। ये देखकर रिया भावुक होते हुए कहती है, आप सब मेरे लिए इतना कुछ लाए पर अपने लिए क्या लाए? समीर, तुम्हारी शर्ट के कॉलर तो फटे हुए हैं। अरे रिया, मेरी फिक्र मत करो, तुम हमारे लिए जो खुशी लाई हो उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। रिया का गला भर आया। वो अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी, लेकिन वो चुप रही। समय बीत रहा था। रिया की प्रेगनेंसी को अब 8 महीने पूरे होने वाले थे। नेहा की सराह पर अब वो पेट पर 2 तकिए बांधने लगी थी। एक रात रिया गहरी नींद में सो रही थी। समीर ऑफिस से देर से आया और कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि रिया सुकून से सो रही है। उसका पेट काफी बड़ा दिख रहा है। वो देखकर समीर मन ही मन सोचता है, 8 महीने बीत गए। डॉक्टर कहते हैं कि इस समय तक तो बच्चा अंदर हलचल करने लगता है, लाते मारने लगता है। मैं भी अपने बच्चे की वो किक महसूस करना चाहता हूँ। यही सोचकर समीर ने बहुत धीरे से अपना हाथ रिया के पेट की तरफ बढ़ाया। तभी रिया की आंख खुल गई। वो झटके से उठकर बैठ गई और समीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, समीर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे रिया, डरो मत, मैं तो बस अपने बच्चे की किक महसूस करना चाहता था। सुना है 8वें महीने में बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है। समीर, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा है। मुझे लगता है वॉशरूम जाना होगा, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। रिया बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। वो आईने में खुद को देखकर कांपते हुए कहती है, आज तो मैं बच गई, पर आखिर कब तक? 8 महीने खत्म होने को हैं। अगले महीने सबको असली बच्चा चाहिए होगा। मैं कहाँ से लाऊंगी? नेहा ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। अगले दिन रिया फिर से बहाना बनाकर नेहा के घर पहुंची और बोली, नेहा, बस बहुत हो गया। मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकती। समीर अब बच्चे की हलचल महसूस करना चाहता है। अगले महीने डिलीवरी की तारीख है। मैं सबको क्या दूंगी? रिया, तो चीखना बंद कर। मैंने सब इंतजाम कर लिया। तू बस अपना ये नाटक कुछ दिन और जारी रख। मैंने एक ऐसी महिला से बात की है जो अपना बच्चा देने को तैयार है। जैसे ही तेरी डिलीवरी का वक्त आएगा, हम उस बच्चे को ले आएंगे और सबको लगेगा कि वो तेरा ही बच्चा है। क्या तू फिर से वही कर रही है जो मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते? उन्हें खानदान का वारिस चाहिए। अरे बुद्धू, उन्हें हकीकत पता चलेगी तब ना। हम किसी को नहीं बताएंगे, बस तू चुपचाप ये सब होने दे। रिया के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे 9 महीने पूरे होने को आए। घर में सब लोग डिलीवरी की तैयारियों में जुटे थे। समीर ने तो बच्चों के कपड़ों और खिलौनों से कमरा भर दिया था। एक दिन माधव परेशान होते हुए कहता है, समीर, 9.5 महीने होने को आए हैं। आमतौर पर 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है। बहू को अभी तक लेबर पेन क्यों शुरू नहीं हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ पापा, मुझे भी चिंता हो रही है। हमें कल ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रिया ने ये बातें सुनी और वो घबराकर कमरे में चली गई। तभी उसके फोन पर नेहा का मैसेज आया, काम हो गया है, बच्चा मिल गया है, अब तू अपना नाटक शुरू कर सकती है। रिया ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगी, माँ जी, समीर जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रिया की आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। समीर ने तुरंत गाड़ी निकाली और सब लोग रिया को उसी क्लिनिक लेकर भागे जहां नेहा की दोस्त डॉक्टर थी। क्लिनिक पहुंचते ही डॉक्टर ने रिया को लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। घर वाले बाहर बरामदे में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर हाथ में एक सुंदर से बच्चे को लेकर आए और बोले, मुबारक हो, बेटा हुआ है। रिया और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अरे मैं पापा बन गया। पापा देखिए कितना प्यारा है, ये बिल्कुल हमारे खानदान पर गया है। पूरे क्लिनिक में मिठाइयां बांटी गईं। 2 दिन बाद जब रिया बच्चे को लेकर घर पहुंची तो उसका स्वागत किसी रानी की तरह किया गया। घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। थोड़ी देर बाद वो कमरे में बैठी बच्चे को देख रही थी। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पार्वती बोली, बहू, बच्चा रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है। तू इसे दूध क्यों नहीं पिला रही? माँ जी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद अभी दूध नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? अरे घबरा मत, नई माओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं किचन से बोतल वाला दूध लेकर आती हूँ। पार्वती किचन से बोतल वाला दूध ले आती है और रिया बच्चों को पिला देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन घर वाले देखते हैं कि रिया कभी भी बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती और वो रिया को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करते हैं। रिया नेहा को फोन करके कहती है, नेहा, मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ। घर वालों को शक हो गया है कि मुझे दूध क्यों नहीं आ रहा। वे डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे हैं। समीर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने रिया की ये सारी बातें सुन ली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे के अंदर आया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा रिया? ये तुम क्या कह रही हो? प्रेगनेंसी का नाटक? और ये बच्चा हमारा नहीं है? समीर, आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया।
समीर हॉल में आया और सभी को सारी बातें बता दी। तभी रिया भी अपने बच्चे को लेकर वहां आ गई। ये सब सुनकर माधव गुस्सा होते हुए बोला, क्या बहू, क्या ये सच है? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुझे सर पर बिठाया, तेरी इतनी सेवा की और तूने हमें पराया बच्चा थमा दिया। पूरा घर रिया पर बरस पड़ा। नंदे उसे बुरा भला कहने लगी। माधव ने उसे घर से बाहर निकालने का तो फैसला कर लिया। रिया फर्श पर बैठकर रो रही थी। तभी दरवाजे पर नेहा और वो डॉक्टर दोस्त अंदर आए और सबको शांत करते हुए बोले, रुक जाइए, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम भी इस नाटक में शामिल थे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? माधव जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने रिया की मानसिक हालत देखी। हर साल मेरे पास ऐसी दर्जनों औरतें आती हैं जो मां नहीं बन सकती, पर समाज और ससुराल वाले उन्हें इस कदर टॉर्चर करते हैं कि वे या तो सुसाइड कर लेती हैं या मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें धोखा देगी? समीर, तुमने ही तो कहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब ये माँ बनेगी। तुमने दूसरी शादी की धमकी दी थी। एक औरत सिर्फ माँ नहीं होती, वो एक पत्नी, बहू है, इंसान है, पर आपने उसे सिर्फ एक मशीन समझा। ये नाटक उसने नफरत में नहीं बल्कि अपना घर बचाने के डर से किया था। ये सब सुनकर ससुराल वाले चुप हो गए। उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि कैसे उन्होंने रिया को इस हद तक मजबूर कर दिया था। माधव बोला, हम भूल गए थे कि रिया हमारी बहू है। हमें सिर्फ अपने वारिस की फिक्र थी। हमने उसे कभी वो सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। हाँ, हमने गलती की। हमने तुझे माँ बनने के लिए इतना प्रेशर दिया कि तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हमें माफ कर दे बहू। रिया, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैंने तुम्हारी इंपॉर्टेंस को सिर्फ बच्चे से जोड़ दिया था। रिया, हम इस बच्चे को भी अपनाएंगे। ये अब हमारे खानदान का ही हिस्सा है और तू आज से इस घर के सबसे अहम सदस्य है, चाहे तू माँ बने या ना बने। रिया की आंखों में अब सुकून के आंसू थे। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और बोली, शुक्रिया पापा जी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी और इस घर की गरिमा बनाए रखूंगी। सब लोग मिलकर बच्चे के साथ खेल रहे हैं। अब इस घर में इंपॉर्टेंस के लिए किसी नाटक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वहां सच्चा प्यार और सम्मान था। समीर और रिया एक साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।